कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक शहर से जहां माइक नाम का एक आदमी रहता था। माइक एक इंजीनियर था और स्टील फैक्ट्री में काम करता था। वो अमेरिकन सिटीजन होने के बावजूद इन दिनों रशिया में जॉब के सिलसिले में रह रहा था। माइक की फैमिली में सिर्फ उसकी वाइफ जूलिया थी। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन माइक अपनी जिंदगी में बिल्कुल खुश था क्योंकि जूलिया भी उसको उतना ही प्यार करती थी। लेकिन जॉब की वजह से माइक अक्सर दूर रहता था, तो जूलिया हमेशा उसका इंतजार करती रहती थी। माइक भी मुश्किल से छुट्टी लेकर कुछ महीनों में एक बार घर आता था। ऐसे ही उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। फिर एक दिन उनकी वेडिंग एनिवर्सरी आ गई। माइक ने छुट्टी ले ली और घर लौट रहा था। जूलिया फोन पर बात कर रही थी और माइक से सारे सरप्राइज के इंतजाम कर रही थी। बहुत खुश थी क्योंकि इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार था। काम करते करते जूलिया माइक से बात ही कर रही थी कि अचानक घर की बिजली चली गई। जूलिया फोन पर ही माइक को छोड़कर सर्किट चेक करने चली गई और कुछ ही मिनट में लाइन ठीक कर दी। माइक ने बोला, कल एनिवर्सरी के दिन तुम्हें बीच पर घुमाने ले जाऊंगी। ये सुनकर जूलिया बहुत खुश हो जाती है। माइक बोला, बस 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूँ। लेकिन ठीक उसी वक्त जूलिया के घर में एक आदमी घुस आता है। ये वही आदमी था जो कई दिनों से जूलिया पर नजर रखे हुए था। मौका देखकर वो जूलिया पर झपट पड़ता है क्योंकि उसको पता था हस्बैंड घर पर नहीं होता। जूलिया पूरी जान लगाकर बचने की कोशिश करती है, जोर जोर से चीखती है। उसकी सारी चीखें फोन पर माइक सुन रहा होता है। माइक एकदम पागल हो जाता है, कार तेज चलाने लगता है। समझ चुका था कि वाइफ बड़े खतरे में है। वो आदमी चाकू से जूलिया को मार देता है। जूलिया जान लगाकर लड़ती है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। माइक जैसे तैसे घर पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, आवाज नहीं आती। ड्राइंग रूम में जाते ही सोफे पर जूलिया दिखती है। वो अब इस दुनिया में नहीं थी। माइक को यकीन नहीं हो रहा था। एक पल के लिए सांस ही रुक गई। वो अपनी वाइफ को सीने से लगाकर रो रहा था। तभी पीछे से वही आदमी आता है और माइक के सर पर जोर से वार करता है, फिर भाग जाता है। माइक तुरंत उठकर उसके पीछे दौड़ता है। बाहर आता है तो उसको नहीं देखता, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको एक बस में बैठते देख लेता है। दौड़कर बस रोकता है, अंदर घुसकर उस आदमी को पीटना शुरू कर देता है। वो आदमी भी चाकू निकालकर माइक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइक उससे ज्यादा ताकतवर था। आदमी भागने की कोशिश करता है। माइक उसका चाकू छीनकर उसका ही पीछा करने लगता है। वहां पुलिस वाले सब देख लेते हैं और दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन वो आदमी बहुत अमीर था। कुछ ही दिनों में बेल पर बाहर आ जाता है। कोर्ट में माइक ने उसके सारे क्राइम्स बताए, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। उल्टा माइक के खिलाफ ही वारंट निकल जाता है। उस पर झूठा केस लगा दिया जाता है कि उसकी वाइफ की मौत में उसी का हाथ है। कोर्ट में वही आदमी आता है और माइक का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, मेरा नाम सर्जियो है, अगर दम है तो कुछ करके दिखा। मैंने सबको खरीद रखा है, तू मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। वो खुल के बोलता है, तेरी वाइफ के साथ बहुत मजा आया था। ये सुनते ही माइक, जो अब तक चुप था क्योंकि वो सीधा साधा इंसान था, एकदम पागल हो जाता है। पास खड़े पुलिस वाले की गन छीन लेता है और कोर्ट के अंदर ही सर्जियो को गोली मार देता है। सबके सामने मर्डर करने की वजह से कोर्ट माइक को उम्र कैद की सजा सुनाता है और उसको इनहेल नाम की जेल में भेज देता है। फैसला होते ही माइक को तुरंत प्रिजनर्स वाली बस में बैठाकर इनहेल जेल ले जाया जाता है, जो आबादी से बहुत दूर रशिया की सबसे खतरनाक जेल थी। ये जेल सिर्फ उन कैदियों के लिए थी जो बहुत वायलेंट थे या दूसरी जेल से भाग चुके थे। यहाँ से भागना बिल्कुल नामुमकिन था। लोग इसे जिंदा जहन्नुम कहते थे। गार्ड्स भी कैदियों के साथ बहुत बुरा बिहेव करते थे। माइक को और कई नए कैदियों के साथ जेल में लाया जाता है। पहले दिन ही गार्ड्स उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करते हैं। उसे मारपीट करके एक रूम में भेज देते हैं। वहां सबके बाल काट दिए जाते हैं, कपड़े बदलवा दिए जाते हैं। माइक ने अपने पैंट के अंदर वाइफ की फोटो छुपा रखी थी। वो उसकी आखिरी निशानी थी, लेकिन ऑफिसर सर्च करते वक्त सब छीन लेते हैं। माइक बार बार रिक्वेस्ट करता है कि कम से कम वाइफ की रिंग रहने दो, लेकिन वो सबके सामने पिटाई करते हैं और फोटो देखकर गंदी गंदी बातें करते हैं। फिर माइक को कम्युनल सेल में भेज देते हैं, जो बिल्कुल अंधेरी और डरावनी थी। रात को जब सब सो रहे थे, आधी रात को कुछ गार्ड्स आते हैं और बिली नाम के एक कैदी को जबरदस्ती पकड़कर ले जाते हैं। बिली दिखने में अच्छा था, इसलिए हर रात उसको पावरफुल कैदियों के रूम में भेज देते थे। आज भी उसको आंद्रे नाम के खतरनाक कैदी के पास ले गए। आंद्रे रशियन माफिया था, जेल का सबसे बड़ा फाइटर था। उसका गैंग ऑफिसर्स को पैसे देता था, इसलिए ऑफिसर्स उसके साथ थे। अगली सुबह माइक बिली को रोता हुआ देखता है। उसके बॉडी पर चोट के निशान थे। कल रात उसी की चीखें सुनी थी माइक ने। तभी आंद्रे लाइन में माइक को देखता है और उसका मजाक उड़ाता है। उसे कहता है, तूने अपनी वाइफ को मार दिया ना? ये बोलकर चिल्लाता है। माइक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आंद्रे धक्का देता है, माइक उस पर हमला करता है। लाइन टूट जाती है, बड़ा हंगामा हो जाता है। गार्ड्स माइक को पकड़ लेते हैं। आंद्रे को कुछ नहीं कहते। सजा के तौर पर माइक को टॉर्चर सेल में भेज देते हैं।
वहाँ टॉयलेट ओवरफ्लो था, बहुत बदबू, नींद के लिए भी जगह नहीं, खाना सिर्फ एक बार मिला, फिर कई दिनों तक ना खाना ना पानी। भूख और तकलीफ से पागल होकर माइक ने खुद को खत्म करने का फैसला कर लिया। अब जीने का कोई मतलब नहीं बचा था। शर्ट से फांसी लगाने की कोशिश की लेकिन काम नहीं बना। फिर सिर दीवार पर मारने लगा लेकिन मौत भी नहीं आई। थक कर बैठ गया तो एक बहुत खूबसूरत तितली दिखी। माइक को लगा शायद ये जूलिया की रूह है। जूलिया की बातें याद आई, मैं तुझे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, तू अच्छे से जी। ये सोचकर माइक को जीने की हिम्मत आई। उसने ठान ली अब खुद नहीं मरूंगा। उस दिन थोड़ा सा खाना मिला था, माइक ने नहीं खाया था। तितली उस खाने पर बैठ गई तो माइक ने वो खाना खाने लगा। कुछ दिनों बाद टॉर्चर सेल से बाहर निकाला गया और नए सेल में भेजा गया। वहाँ फ्यूरियस नाम का एक कैदी था, 3 मर्डर कर चुका, बहुत डरावना दिखता था। ऑफिसर ने बोला अगर चाहे तो सेल बदल सकता है, पैसे दे। माइक के पास पैसे नहीं थे तो वहीं रह गया। फ्यूरियस चुप रहता था, किताबें पढ़ता था, माइक पर ध्यान नहीं देता था। कई दिन ऐसे ही बीत गए, फ्यूरियस ने एक शब्द नहीं बोला। इधर माइक की दोस्ती बिली से होने लगी। बिली ने अपनी सारी हालत बता दी। दोनों अमेरिकन थे इसलिए जल्दी बात बन गई। फिर व्हील चेयर पर बैठा हेनरी आया, वो भी अमेरिकन, बहुत पुराना कैदी था। तीनों की अच्छी दोस्ती हो गई। हेनरी ने बताया कि आंद्रे ने पैसे से पूरी जेल खरीद रखी है। वो माइक को सलाह देता है कि अगर बाहर अकाउंट में पैसे हैं तो मंगवा ले, यहाँ हर चीज पैसे से होती है, कभी काम आ सकते हैं। उस रात माइक को सपना आया कि वही गंदा आदमी जूलिया पर हमला कर रहा था, तो माइक सोते सोते चिल्लाता है। फ्यूरियस को बुरा लगा तो उसने माइक का मुंह दबा दिया, उसे चुप रहने को बोला। माइक डर गया, सोचा आज शायद वो उसे मार डालेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगली सुबह माइक हेनरी से पैसे उधार लेकर ऑफिसर के पास गया और बोला कि मेरा सेल बदल दो। उसे फ्यूरियस से डर लगता है। ऑफिसर हंसते हुए बोलता है कि इतने पैसे से कुछ नहीं होगा। उसी दिन माइक से जैक मिलता है जो जूलिया का छोटा भाई था। जैक बोला जो हुआ सो हुआ, तुमने बदला तो ले लिया, लॉयर लगा रखा है, वे उसकी सजा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, टेंशन मत लेना। जैक उसे कुछ पैसे देता है, कहता है कि यहाँ हर जगह पैसे लगते हैं, इन्हें रख लो। अगली सुबह माइक और कई दूसरे कैदियों को बाहर ले जाया जाता है जहां उन्हें बहुत भारी भारी काम करवाया जाता है। ये काम इतने मेहनत वाले होते थे कि नए लोग टूट जाते थे, लेकिन मजबूरी में सब करते थे। इसके बदले थोड़े बहुत पैसे मिलते थे जो जेल के अंदर खर्च किए जा सकते थे। माइक पहली बार ऐसा काम कर रहा था इसलिए मुश्किल हो रहा था। एक ऑफिसर आया और जोर से गालियां देने लगा। माइक बाकी कैदियों को देखकर कोशिश करता रहा, काम पूरा किया। शाम को सब वापस आए तो खाने के लिए कैफेटेरिया में गए। माइक, बिली, हेनरी और एक नया लड़का साथ बैठकर खा रहे थे कि तभी आंद्रे आ गया। आंद्रे उन्हें देखते ही बेकार की बातें करने लगा, उनका खाना भी खराब कर दिया। किसी में हिम्मत नहीं थी आंद्रे से टक्कर लेने की, तो सब भूखे रह गए। जेल के मैदान में माइक देखता है कि यहाँ हर रोज स्पार्का नाम का एक खेल होता है। ये सिर्फ जेल के सबसे ताकतवर कैदियों के लिए होता था। इसमें 2 कैदियों के बीच खतरनाक लड़ाई होती थी। बड़े बड़े कसीनो वाले और अमीर लोग आते थे, करोड़ों रुपए का सट्टा लगाते थे। जेल के सारे ऑफिसर्स भी लाखों कमाते थे। ये असल में कैदियों का इस्तेमाल करके एक बड़ा गैम्बलिंग बिजनेस था। जनरल का फेवरेट फाइटर आंद्रे था। आंद्रे हर मैच जीतता था, इसलिए जनरल उस पर ही सट्टा लगाता था। इस बार भी आंद्रे ने कई कैदियों को पल भर में हरा दिया। फिर आंद्रे बिली को चैलेंज करता है। बिली डर के मारे भाग जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि हर रात वो टॉर्चर ही तो करता है, आज सामना कर लेता हूँ। बिली अपनी टूथब्रश को तेज करके छोटा सा चाकू बना लेता है। जब ऑफिसर्स बिली को आंद्रे के पास ले जाते हैं, बिली चाकू से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन आंद्रे पहले से समझ जाता है और बिली को बहुत बुरी तरह पीट देता है। अगली सुबह काम के दौरान आंद्रे माइक को धक्का देता है और बोलता है तूने मुझे और मेरी टीम का अपमान किया है और तू मुझे कोई रिस्पेक्ट भी नहीं देता। माइक बोलता है कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। आंद्रे कहता है मुझे तेरा एटीट्यूड पसंद नहीं, सब मेरी बात मानते हैं तो तुम्हें भी माननी चाहिए। फिर आंद्रे माइक पर हाथ उठाता है। माइक ऑफिसर के पास जाकर कंप्लेन करता है, लेकिन ऑफिसर आंद्रे के साइड में ही था, कुछ नहीं बोलता। आंद्रे और उसके साथी माइक को बहुत मारा, लात घूसों से लथपथ कर दिया और फिर से उसको टॉर्चर सेल में भेज दिया। टॉर्चर सेल में माइक को एक क्रैक दिखा दीवार में। उसने सुनना शुरू किया कि दीवार के दूसरी तरफ से भी कोई आवाज आ रही थी। जब वो कैदी दीवार पर हाथ से थपथप करता, माइक भी वापस थपथप करता। दोनों ऐसे ही बात करने लगते, बिना बोले। 2 हफ्ते ऐसे ही बीते, दोनों दोस्त बन गए। फिर माइक की सजा खत्म हुई और वो वापस अपने सेल में आया। आंद्रे फिर पास आया और धमकी दी, अगर अब भी मुझे डिसरिस्पेक्ट किया तो हमेशा के लिए टॉर्चर सेल में डाल दूंगा। माइक चुप रहकर सेल में चला गया। वहाँ फ्यूरियस नहीं था तो माइक उसकी किताबें पढ़ने लगा। तभी फ्यूरियस आ गया। माइक डर गया और बोला सिर्फ धूल साफ कर रहा था। फ्यूरियस कुछ नहीं बोला। रात को खाने के टाइम आंद्रे फिर आया और माइक से गंदी बातें करने लगा। आखिर में बोला सुना है तेरी वाइफ के साथ रेप हुआ था, लेकिन उसकी फोटो देखी है मैंने, इतनी हॉट थी कि किसी का भी दिमाग खराब हो जाए। बस ये
ये सुनते ही माइक पागल हो गया। वो पहले से ही डिप्रेस्ड था, अब अपने प्यार के बारे में इतनी गंदी बात सुनकर आंद्रे पर टूट पड़ा। आंद्रे की हालत बहुत खराब कर दी। ऑफिसर्स ने उसे फिर टॉर्चर सेल में डाल दिया। कई दिनों बाद जेल के बाहर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जमीन में बड़ा गड्ढा बन जाता है। बिली ने उस गड्ढे को रात में चुपके चुपके खोदना शुरू किया था भागने के लिए। एक रात बिली और एक दूसरा कैदी उस गड्ढे से निकलने की कोशिश करते हैं। ऑफिसर देख लेता है, दूसरे कैदी को गोली मार देता है, लेकिन बिली बच जाता है, फिर भी पकड़ लिया जाता है। जनरल उस रात बिली को हर डेंजरस कैदी के रूम में भेज देता है और हर एक से पैसे लेता है। इधर माइक टॉर्चर सेल में रह रहकर बहुत स्ट्रांग हो चुका था। उसने ठान लिया कि अब वो जेल का सबसे खतरनाक कैदी बनेगा, ताकि कोई उससे हाथ न लगा सके। वो टॉर्चर सेल में ही रोज कठिन एक्सरसाइज करने लगा, छोटे छोटे सामान से ट्रेनिंग करता। जब बाहर आया तो भी ट्रेनिंग जारी रखी, भारी चीजें उठाने लगा। रात में फ्यूरियस के सोते वक्त भी चुपके से पुशअप्स करता। कोई नहीं जानता था कि वो इतना स्ट्रांग हो गया है। फिर एक दिन स्पार्का फाइट का बड़ा इवेंट होता है। इस बार माइक को आंद्रे के सामने खड़ा किया जाता है। आंद्रे पहले से ही माइक का मजाक उड़ा रहा था। फाइट शुरू होती है और माइक पहले उसे बहुत मारता है, लेकिन आंद्रे को चोट नहीं लगती। आंद्रे माइक को बहुत मारता है और आंखों पर इतना जोर से मारता है कि माइक को धुंधला दिखने लगता है। लेकिन तभी माइक को जूलिया याद आती है। वो गंदा आदमी उस पर कैसे हमला कर रहा था। गुस्सा इतना चढ़ जाता है कि माइक आंद्रे के पैर पकड़ता है, जोर से धक्का देता है और फिर उस पर टूट पड़ता है। सब हैरान रह जाते हैं। माइक आंद्रे को खून से लथपथ कर देता है। पहली बार आंद्रे हारा था। माइक तो उसको मारना ही चाहता था, लेकिन ऑफिसर्स बीच में आ जाते हैं। जनरल का सारा सट्टा हार गया। उस दिन के बाद आंद्रे की पॉपुलैरिटी खत्म। माइक जेल का नया किंग बन गया। जनरल अब माइक पर सट्टा लगाने लगा और ढेर सारा पैसा कमाने लगा। माइक को हर बड़े फाइटर से लड़वाया जाता, वो सबको हरा देता। जनरल ने माइक को अपना पपेट बना लिया था, लेकिन बिली और फ्यूरियस को ये सब पसंद नहीं था। उन्हें पता था कि माइक अपना असली रूप खो रहा है। एक दिन मैच के बाद माइक रूम में आया, अपने बाल खड़े कर रहा था, बिल्कुल गैंगस्टर दिखता था। फ्यूरियस पहली बार बोला, माइक तेरी सिंप्लिसिटी मुझे बहुत पसंद थी। जो तू अब बनने की कोशिश कर रहा है वो तू नहीं है। अपनी ताकत के चक्कर में अपना असली आप मत खो। ये लोग तुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। माइक चुप रहा, कुछ नहीं बोला। कुछ दिनों बाद रशिया का इंडिपेंडेंस डे आता है। पूरी जेल में सेलिब्रेशन होता है, सब बिजी रहते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर बिली भागने का प्लान बनाता है। हेनरी उसको जेल की मास्टर की लाकर देता है, क्योंकि हेनरी जेल का हर कोना जानता था। बिली माइक से गुड बाय लेने आता है और बोलता है, आज मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। लेकिन उसी रात पार्टी में बिली की से दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करता है। तभी जनरल आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। पता चलता है हेनरी ने ही धोखा दिया था। हेनरी ने जनरल को सब बता दिया था, कुछ दवाइयों के बदले। फ्यूरियस ये सब चुपके से देख लेता है। अगली सुबह एक और बड़ा फाइट होता है। दूसरी जेल से फालिया नाम का एक बीस्ट फाइटर लाया गया था। जनरल ने उसको प्राइज में बिली देने का वादा किया था। फाइट में फालिया माइक को आसानी से हरा देता है। रात को फालिया को प्राइज मिलता है, वो बिली को ले जाते हैं। फालिया ने बिली के साथ इतना बुरा किया कि बिली मरने वाला था। अगली सुबह माइक बिली को देखता है, जिसकी हालत खराब थी। बिली अपने आखिरी सांसों में माइक से बोलता है कि यहाँ सब तुझे यूज कर रहे हैं, मत बन उनका पपेट। एक दिन एक अच्छा इंसान बनकर मरना 1000 साल बुरा बनकर जीने से बेहतर है। ये कहकर बिली मर जाता है। बिली की मौत माइक के दिल पर गहरा असर डालती है। उसी दिन माइक और फ्यूरियस के बीच फाइट होनी थी, लेकिन माइक फाइट नहीं करता, चुप बैठा रहता है। फलिया आता है और माइक को पीटने लगता है, लेकिन माइक एक भी हाथ नहीं उठाता। जनरल गुस्सा हो जाता है और माइक को सजा देता है। मैदान के बीच में एक पिलर से हाथ ऊपर बांध करके लटका देता है। धूप, बारिश, तूफान सब कुछ झेलता रहता है माइक, कई दिन तक। किसी में हिम्मत नहीं कि मदद करे। इसी बीच जेल के अंदर फ्यूरियस हेनरी से एक अकेली जगह में मिलता है, जहां फ्यूरियस के हाथ में एक केरोसिन की बोतल थी, जिसे वो हेनरी के ऊपर डाल देता है। इससे हेनरी डर जाता है और पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो फ्यूरियस बताता है कि उसने बिली जैसे अच्छे लड़के को धोखा दिया। अगर वो जनरल को उसके बारे में नहीं बताता तो बिली जेल से भाग सकता था, लेकिन तुम्हारी वजह से वो मारा गया। वो उसकी मौत का जिम्मेदार है और अब उसे जीने का कोई हक नहीं है। हेनरी बार बार फ्यूरियस से माफी मांगता है, लेकिन फ्यूरियस हेनरी को आग लगा देता है और वो मारा जाता है। जेल के दो बड़े गैंगस्टर जो पहले आंद्रे के खिलाफ थे, अब माइक के लिए बुरा फील करते हैं। उनकी दोनों गैंग्स मिल जाते हैं और अनाउंस करते हैं, अब हम ऑफिसर्स के लिए एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। जनरल पागल हो जाता है, कोई फाइट नहीं तो पैसे कहां से आएंगे।
हेड ऑफिस से ऑर्डर आता है, माइक को छोड़ दो। माइक को हॉस्पिटल में भेजा जाता है। हालत बहुत खराब थी। वहाँ माइक को जूलिया दिखती है सपने में और बोलती है, तू बिल्कुल सही रास्ते पर आ गया, मुझे तुझ पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। माइक को सुकून मिलता है। ठीक होने के बाद एक रात हेड ऑफिसर रश माइक के पास आता है और बोलता है, अब तेरी जिंदगी की लास्ट फाइट करनी पड़ेगी, चाहे तू मरे या जिए, इस बार भाग नहीं सकता। सब सपोर्टर्स को सेल में लॉक कर देते हैं। फिर ऑफिसर्स एक मेंटल पेशेंट कैदी को लाते हैं जिसका नाम मिलाक था। मिलाक एक हाथ से 2 टन उठा सकता था, बिल्कुल जानवर जैसा था। उसको अलग सेल में रखते थे, जब किसी को मारना होता तो छोड़ देते थे। मिलाक माइक पर टूट पड़ता है, उसे खिलौने की तरह इधर उधर फेंकता है। एक वक्त तो गला दबा देता है। माइक एक हाथ से पास के दरवाजे पर जोर जोर से थप थप करने लगता है। मिलाक एकदम शांत हो जाता है, माइक को छोड़ देता है, फिर दीवार पर थप थप करता रहता है। माइक समझ जाता है ये वही कैदी है जिससे वो टॉर्चर सेल में बात करता था। मिलाक भी माइक को पहचान लेता है, उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगता है, माफी मांगता है। ऑफिसर्स शॉक हो जाते हैं। जनरल गुस्से में गन तान देता है माइक पर। माइक चिल्लाता है, मार दो यहाँ, फिर भी तुम्हारे लिए नहीं लड़ूंगा। मिलक समझ जाता है दोस्त खतरे में है। ऑफिसर्स पर टूट पड़ता है, एक एक करके सबको उठा उठाकर फेंकता है। बाकी कैदी भी एक्साइट हो जाते हैं। सब सेल तोड़कर बाहर निकल आते हैं और ऑफिसर्स से भिड़ जाते हैं। पूरा जेल रायट बन जाता है। इसी हंगामे में किसी ऑफिसर की गोली मिलक को लग जाती है, वो मर जाता है। माइक को बहुत दुख होता है। वो मिलक का चेहरा कपड़े से ढक देता है। हंगामा चल रहा होता है। माइक सीधा फ्यूरियस के पास जाता है और अपनी पूरी कहानी सुना देता है, कैसे यहाँ आया, वाइफ के साथ क्या हुआ, कैसे मजबूर होकर बदला। फ्यूरियस इमोशनल हो जाता है और बोलता है, तू अंदर से बहुत अच्छा इंसान है, मैं तुझे वापस नॉर्मल जिंदगी में भेजना चाहता हूँ। फ्यूरियस माइक को सारे प्रूफ्स देता है, जेल के करप्शन, इल्लीगल बेटिंग, टॉर्चर के सारे रिकॉर्ड्स। बोलते हैं, तू बाहर जाकर कोर्ट और मीडिया को सब दिखा देना। लेकिन ऑफिसर्स ने पुलिस बुला ली थी, अब भागने का मौका नहीं था। बाद में सिचुएशन को काबू करके पुलिस सभी कैदियों को वापस लॉक कर देती है। फ्यूरियस बोलता है, एक आखिरी फाइट के लिए हाँ बोल दे, सब ऑफिसर्स का ध्यान वहीं रहेगा, मैं बाकी संभाल लूंगा। माइक मान जाता है। अगली सुबह फल्या के साथ फाइट होती है। माइक बहुत अच्छा लड़ता है, फल्या का कंधा तोड़ देता है। फल्या गुस्से में अपने जूतों में छुपा चाकू निकालता है, लेकिन गलती से एक रशियन गैंगस्टर को लग जाता है। फिर से पूरा जेल हंगामा बन जाता है। जनरल माइक को मारने ले जाता है गैराज में, लेकिन फ्यूरियस पहले से सीक्रेट रास्ता जानता था। अंदर घुस जाता है, जनरल और उसके साथियों को बेहोश कर देता है। फ्यूरियस बोलता है, ऑफिसर के कपड़े पहन और निकल यहाँ से। माइक जनरल की वेडिंग रिंग भी वापस ले लेता है जो पहले छीनी गई थी। माइक फ्यूरियस को साथ चलने को बोलता है, लेकिन फ्यूरियस कहता है, मेरा एक काम बाकी है, तू जा। माइक ऑफिसर के कपड़ों में छुपकर जनरल की गाड़ी में बैठ जाता है और जेल से निकल जाता है। इधर फ्यूरियस हेड ऑफिसर रश के पास जाता है, उसका खून निकाल देता है। एक टाइम पर रश ने ही फ्यूरियस की फैमिली को जिंदा जलाकर मार दिया था, तो ऐसा करके उसने अपना बदला पूरा किया। फिर फ्यूरियस खुद सरेंडर कर देता है। दूसरी तरफ माइक यूएस गवर्नमेंट ऑफिस के सामने पहुंच जाता है। वो सारे प्रूफ्स कोर्ट और मीडिया को देता है और मीडिया के सामने जेल को एक्सपोज करता है। 3 महीने बाद इनहेल जेल हमेशा के लिए बंद हो जाती है। सारे करप्ट ऑफिसर्स को जेल होती है और माइक की सारी सजाएं माफ हो जाती हैं, क्योंकि उसने वाइफ के मर्डरर को खुद सजा दी थी। माइक फिर से नॉर्मल सीधी सादी जिंदगी में लौट आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जूलिया हमेशा चाहती थी। अपनी वाइफ की वेडिंग रिंग हाथ में पहनकर वो मुस्कुराता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक हम आपको मिलेंगे किसी और कहानी के साथ।